रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए तीसरे एरर के बारे में बात करते हैं। तीसरी अशुद्धि है हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल या सैद्धांतिक अशुद्धि। देखिए क्या होती है सैद्धांतिक अशुद्धि। ये वे अशुद्धियां हैं जो सिद्धांतों के गलत प्रयोग के कारण हो जाती हैं, जैसे कि या तो सिद्धांतों का प्रयोग ना हुआ हो, हमने सिद्धांतों का प्रयोग किया ही नहीं है, या फिर अगर हमने सिद्धांतों का प्रयोग किया भी है तो हमने गलत सिद्धांत का प्रयोग कर लिया है। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे कि पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मान लेना। पूंजीगत व्यय का मतलब क्या है? सपोज अगर हमने कोई मशीन खरीदी है तो उसको एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखने की बजाय हमने उसको परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया। या फिर किसी एंट्री को जर्नल प्रॉपर में लिखना था लेकिन वहाँ लिखने की बजाय हमने उसको परचेज बुक में लिख दिया। तो ऐसी जो अशुद्धियाँ होती हैं, इन अशुद्धियों को सैद्धांतिक अशुद्धि या एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। आमतौर पर ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, ये जो एरर्स होते हैं प्रिंसिपल के, सैद्धांतिक अशुद्धि, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। अब कुछ चीज़ें जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं, तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना या उन्हें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये नोट कर सकते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। आगे चलते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लीजिए अपनी एनसीईआरटी की बुक में। देन सैलरी पेड वाज डेबिटेड टू एम्प्लॉइज पर्सनल अकाउंट। जब हम किसी को सैलरी पे करते हैं तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होती है? हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? रफ में 3 बातें लिख लो, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। करेक्ट एंट्री, हमसे गलती क्या हो गई है, रॉन्ग एंट्री, और रेक्टिफाइड का मतलब ठीक करने के बाद में वो एंट्री कैसी बन गई। जब सैलरी पेड लिखा है, हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखने की बजाय डेबिट साइड में सैलरी शब्द की जगह एम्प्लॉय का नाम लिख दिया, कर्मचारी का नाम लिख दिया। तो हमसे गलती क्या हुई है? एम्प्लॉयज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी गलती है। सही एंट्री क्या है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने गलत क्या करा है? एम्प्लॉयज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक बात। दूसरी चीज, जैसे उसने यहाँ पर लिखा डेबिटेड, इसका मतलब है वो हमें डायरेक्शन दे रहा है कि डेबिट साइड में गलती हुई है, यानी कि क्रेडिट में जो हमने टू कैश लिखा है वो तो यहाँ भी सही लिख दिया था और यहाँ भी सही लिख दिया था। तो टू कैश को तो उड़ा दो, दोनों जगह से गायब कर दो। अब सही को सही की जगह रहने दो, जो होना चाहिए था उसे करो, और जो गलत हो गया है, जो गलती है, उसे उल्टा टांग दो। उल्टा टांगने का मतलब है रिवर्स कर दो। डेबिट है तो क्रेडिट कर दो और क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी। क्या मतलब है? सही को सही की जगह रहने दो, जो दोनों जगह सही है उसको तो दोनों हटा दो, बाकी सही को सही की जगह रहने दो। क्या होना चाहिए था? सैलरी अकाउंट डेबिट, और जो गलती हो गई है उसको उल्टा टांग दो। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज अकाउंट। क्या रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी हमारी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज अकाउंट 5000, 5000। नरेशन क्या हो जाएगी? रेक्टिफाइड एंट्री पास्ड। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ मूव ऑन टू बी पार्ट। और एक बात, नंबर हमें किसके मिलेंगे? नंबर मिलेंगे हमें इस वाली एंट्री के। इन तीनों को लिखने के हमें कोई नंबर नहीं है, तो ये आप कहीं रफ में लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर शो करते हुए भी दिखाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके कोई मार्क्स नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। बी पार्ट क्या है हमारा? बी पार्ट, रेंट पेड पोस्टेड टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। सेम बिल्कुल सैलरी के जैसा। सैलरी पेड था तो हमने करेक्ट एंट्री करी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट पेड है तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? पहले 3 बॉक्सेस बना लीजिए, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड का। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? अगर रेंट पेड है, सैलरी पेड की सैलरी टू कैश है, तो रेंट पेड की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही एंट्री करी है हमने। नाउ हमसे गलती क्या हो गई है? हमने वहां पर लैंडलॉर्ड का नाम लिख दिया। कौन होता है लैंडलॉर्ड? मालिक, मकान मालिक। हमने रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखने की बजाय हमने लिख दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर से वही बात, टू कैश तो दोनों तरफ ठीक है, गलती हमसे कहाँ हुई है? लैंडलॉर्ड क्यों लिखा? हमें क्या लिखना चाहिए था? रेंट अकाउंट। दोनों जगह सही है, दोनों जगह से उड़ा दो, बाकी अकेले अकेले की बात करते हैं। सही को सही की जगह रहने दो। कौन है सही? रेंट अकाउंट डेबिट। गलत हो गया, उल्टा टांग दो, उल्टा टांग दिया, क्या एंट्री बन गई?
रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्या हो जाएगी हमारी रेक्टिफाइड एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, 4000 4000, नरेशन रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। सी पार्ट, goods withdrawn by proprietor for personal use ₹1000 were debited to sundry expenses account। अब देखो, गलती पता लगाने के लिए पहले हमें सही एंट्री पता होनी चाहिए। गुड्स withdrawn by the proprietor for personal use, पर्सनल यूज के लिए अगर व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय से गुड्स विड्रॉ करता है तो हम क्या जर्नल एंट्री क्या करते थे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्या एंट्री करते थे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। लेकिन हमसे गलती क्या हो गई, वॉज डेबिटेड, वो साफ साफ बोल रहा है डेबिट साइड में गलती हुई है। क्या गलती हो गई हमारी, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कहता है भाई डेबिट में गलती हुई है, क्रेडिट में दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गायब कर दो, सही को सही की जगह रहने दो, गलत को उल्टा टांग दो। बताओ क्या रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। अब इसके बचे बाकी के दो पार्ट, डी और ई पार्ट, वो पार्ट करके आप मुझे सेंड करोगे। ये वाली हमारी रेक्टिफाइंग एंट्रीज खत्म हुई हैं। अगली एंट्री के बारे में बात करते हैं, कॉम्पेंसेटिंग एरर या क्षतिपूरक अशुद्धि। क्या होता है कॉम्पेंसेटिंग एरर, यदि एक से ज्यादा अशुद्धियां होती हैं, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स में क्या होता है, एक से ज्यादा हमसे गलतियां हुई होती हैं और ये ऐसी अशुद्धियां होती हैं कि एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि के प्रभाव को समाप्त कर देती है। डेबिट में 100 रुपए कम हुए, उधर क्रेडिट में भी 100 कम हो गए, डेबिट में एक एंट्री में 100 बढ़े, दूसरी एंट्री में 100 कम हो गए, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, ट्रायल बैलेंस के टोटल में ही कोई अंतर नहीं आता, इस वजह से इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाली जो अशुद्धियां होती हैं वो भी तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं और इन्हें ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। कॉम्पेंसेटिंग एरर का ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं है जो कि आपके सामने रखा जा सके, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने आते जाते हैं और हम उनको रेक्टिफाई करना सीख सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड में आपका क्या होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स बच गए हैं उनको सॉल्व करके मेरे को सोल्यूशन सेंड करो। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एरर्स के बारे में जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं और कुछ एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं, कुछ को वन साइडेड एरर्स बोलते हैं, कुछ को टू साइडेड एरर्स बोलते हैं। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।